हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते हुए रिएक्ट नेटिव CLI की कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर ली थी विंडोज़ इन्वायरमेंट में। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव का चैंपियन बना दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक कंप्लीट रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपर बना दिया जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यार पिछली वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन तो कर ली थी, लेकिन ये जो इतना सारा फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर आ रहा था भाई, इसको देखकर तो मुझे टेंशन हो रही है। अब इसमें से कौन सी फाइल्स एज अ बिगिनर मेरे काम की हैं, कौन से फोल्डर का क्या काम होता है, किस फाइल में क्या काम करना होता है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ भाई ये जो पेज आ रहा है ना यार, मुझे इसको चेंज करना और अपना नाम लिखना है, ताकि भाई मोबाइल ऐप डेवलपर वाली फील तो आए यार पहली वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर अपने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास फोल्डर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास ये टेस्ट का फोल्डर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर का फोल्डर आ रहा है। यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हो, टेस्ट केसेस लिखते हो अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, मेनली जो आप अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो उसके लिए आपके पास एक लाइब्रेरी होती है जो मेनली यूज करी जाती है, उसका नाम है जेस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जेस्ट लाइब्रेरी यूज की जाती है फॉर टेस्ट केसेस। ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। एज अ बिगिनर इस फाइल का अभी आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, जब हमारा काम होगा तब हम इसको बहुत अच्छे से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इस फोल्डर को भी क्लोज कर देता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास ये डॉट बंडल का फोल्डर। अब ये क्या काम करता है, जब हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं ना, तो हमारी क्या होती है, बंडलिंग होती है। जो भी हमने यहाँ पे फाइल्स वगैरह बनाई हुई होती हैं उन सबके क्या बनाए जाते हैं, बंडल्स बनाए जाते हैं। हमने यहाँ पे देखा था मेट्रो लिखा हुआ था, ये क्या होता है, रिएक्ट नेटिव में जावास्क्रिप्ट का बंडलर होता है। जो भी आपकी यहाँ पे फाइल्स होती हैं उनको क्या करता है, एक फाइल में या कुछ फाइल्स में क्या करता है, उनको कंपाइल करता है, बंडलिंग करता है। ठीक है, तो बंडलिंग के प्रोसेस में मेट्रो क्या करता है, इस फोल्डर को यूज करता है किसी भी टेम्पोररी फाइल को यहाँ पे सेव करने के लिए। ठीक है, तो इससे भी आपका एज अ बिगिनर कोई लेना देना नहीं है। आप इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन एज अ बिगिनर इसका कोई काम आपका नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है डॉट VS कोड का। अगर आप अपने इस इन्वायरमेंट की, ये जो आप आईडी यूज कर रहे हो VS कोड, अगर इसकी कोई आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो वो आप इस फोल्डर के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट फोल्डर दिख रहा है, वो है एंड्रॉइड का। और इसके अंदर आपको देखो कुछ फोल्डर्स भी दिखेंगे, कुछ एंड्रॉइड की फाइल्स भी दिखेंगी, ये ग्रेडल की फाइल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। इस फोल्डर का क्या काम है, आपकी रिएक्ट नेटिव के कोड को, यहाँ पे आप जो भी कोड लिखोगे उस कोड को एंड्रॉइड डिवाइसेस में बिल्ड करना, उस कोड को एंड्रॉइड डिवाइसेस में रन करना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस एंड्रॉइड वाले फोल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें वही फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं जो आपके रिएक्ट नेटिव के कोड को क्या करते हैं, बिल्ड करने में और रन करने में एंड्रॉइड डिवाइसेस में हेल्प करते हैं। अगर आप कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हो, वैसे तो खैर इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती कि आपको यहाँ एंड्रॉइड के फोल्डर में या iOS के फोल्डर में आके उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े, बट कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जिनका हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आके करनी पड़ती है। ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से करनी पड़ती है ताकि वो एंड्रॉइड में और iOS में बिल्कुल सही से वर्क कर सके वो लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये जो एंड्रॉइड का फोल्डर होता है या ये जो iOS का फोल्डर होता है, ये दोनों फोल्डर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका जो रिएक्ट नेटिव का कोड है वो एंड्रॉइड में सही से बिल्ड हो सके, सही से रन हो सके, और इसके साथ साथ वो iOS में भी सही से बिल्ड हो सके और सही से रन हो सके। तो ये iOS का फोल्डर भी हो गया और ये एंड्रॉइड का फोल्डर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है मेरे पास नोड मॉड्यूल्स। भाई यार ये तो इतना हैवी फोल्डर होता है, देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें देखो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। देख रहे हो कितनी सारे आपको यहाँ पे फोल्डर्स वगैरह दिख रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे आपको कितने सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। ये आपके प्रोजेक्ट का सबसे हैवी फोल्डर होता है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के लिए जितने भी नेसेसरी npm के पैकेजेस होते हैं, जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारे एक फोल्डर के अंदर मैनेज हो रही होती हैं और उस फोल्डर का क्या नाम होता है, नोड मॉड्यूल्स होता है। अगर आप कोई सेपरेट पैकेज इंस्टॉल करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वेक्टर्स के लिए रिएक्ट नेटिव वेक्टर्स आइकन्स का यूज़ कर रहे हो, या कोई भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हो, तो उस पैकेज को भी कहाँ पे मैनेज किया जाता है, इस फोल्डर के अंदर मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फोल्डर किस चीज़ के लिए, कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज यूज हो रही हैं, जितने भी पैकेजेस यूज कर रहे हो आप, वो सारे पैकेजेस कहां पे मैनेज हो रहे हैं, इस नोड मॉड्यूल्स वाले पैकेज के अंदर मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे एक फाइल दिख रही है eslintrc.js के नाम से। अब ये फाइल किस लिए भाई, यहां पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन, और ये ESLint है क्या, ESLint बेसिकली आपके पास एक ऐसा टूल होता है जो आपके टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के कोड को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अब कैसे इंप्रूव करने में, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एप्लीकेशन में काम
काम कर रहा हूँ और मैंने ना कुछ अनयूज वेरिएबल्स बना लिए, मतलब मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए और मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज नहीं किया हुआ, तो ये ESLint का टूल क्या करेगा, आपको वहां पे वार्निंग देगा कि भाई ये आपकी एप्लीकेशन में अनयूज वेरिएबल्स हैं, इनको या तो आप यूज कर लो या फिर रिमूव कर दो। भाई अगर यूज नहीं करना तो फिर इनको यहां से रिमूव कर दो, ठीक है। तो इस तरीके के आपके कोड को इंप्रूव करने के लिए, आपके कोड में बग्स वगैरह बताने के लिए ये जो ESLint का टूल है वो बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एज अ बिगिनर इसका भी आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद आपको ये फाइल दिख रही है .gitignore, इसके बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से कोई भी ऐसी फाइल या फोल्डर जो आप चाहते हो कि जब भी मैं अपना कोड गिटहब पे पुश करूँ तो वो मेरा फोल्डर या फाइल वहां पर पुश ना हो, तो उस फाइल या फोल्डर का नाम आप यहाँ पे ऐड कर देते हो, तो जब भी आप अपना कोड गिटहब पे पुश करोगे वो कभी भी ऐड नहीं होता। जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। भाई ये वाला फोल्डर आपको पता है यार इतना हैवी होता है, अपने गिटहब पर अपलोड नहीं करना चाहूंगा तो आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर अगर आप देखना आपको यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स दिख जाएगा, देख रहे हो, ये देखो नोड मॉड्यूल्स लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी मैं अपना कोड गिटहब पे पुश करूंगा मेरा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वहां पर पुश नहीं होगा। आप यहाँ पे किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम लिख सकते हो, जो भी फाइल और फोल्डर आप चाहते हो कि भाई जब मैं गिटहब पे कोड पुश करूं वो पुश ना हो, गिट क्या कर दे उसको इग्नोर कर दे, तो उसका फाइल या फोल्डर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रीटियर पे। अब ये प्रीटियर क्या होता है भाई, ये आपके पास एक ऐसा टूल होता है जो आपके कोड की फॉर्मेटिंग कर देता है, ठीक है। कभी कभी होता है ना यार, हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई हमारा कोड अजीब सा दिख रहा होता है, हम उसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन सा टूल होता है, प्रीटियर का टूल होता है, ठीक है। आप इसकी भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक फाइल है वॉचमैन कॉन्फ़िग की, यहाँ पे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो वो कर सकते हो। वॉचमैन नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये क्या करेगा, किसी चीज़ पे नज़र रखेगा। अब ये किस चीज़ पे नज़र रखेगा, ये नज़र रखेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन में जो भी चेंजेस हो रही होंगी ना, ये फौरन से क्या करेगा, उन चेंजेस को नोट करेगा और किसको जाके बताएगा, मेट्रो को जाके बताएगा। आप यहाँ पे एक फाइल देख सकते हो, आपको मेट्रो की फाइल दिखेगी, ये रही metro.config.js, ये वाली फाइल और metro.config.js, ये दोनों फाइल्स आपस में साथ काम करती हैं, ठीक है। वॉचमैन क्या करता है, जो भी चेंजेस होती हैं वो फौरन से क्या करता है, इन चेंजेस को नोट करता है और किसको जाके बताता है, मेट्रो को, ताकि मेट्रो क्या कर सके, बहुत जल्दी से फास्टली आपको क्या कर सके, आपका अपडेटेड रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखा सके, ठीक है। जिस तरह से आप वेब डेवलपमेंट में वीट यूज करते थे ना, वीट भी क्या होता था, आपको एक फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था, सेम ऐसे ही ये जो मेट्रो है ये भी आपको यहाँ पे फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी आपके चेंजेस होते हैं वो कौन नोट करता है, वॉचमैन नोट करता है और किसको बताता है, मेट्रो को बताता है। मेट्रो क्या करता है, वो अपडेटेड चीजें आपको फौरन से यहाँ पे शो करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मेट्रो की कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये वाली फाइल भी हो गई, वॉचमैन भी हो गई। अब हम आ जाते हैं app.json पे। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का एक जेसन फॉर्मेट में डिटेल्स होती है, ठीक है। जैसे आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल, डिस्प्ले नेम क्या है, वो भी रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल है। आप इनके नाम को चेंज करना चाहो, कोई भी चीज़ करना चाहो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद app.tsx, अब बाय डिफॉल्ट जो आपको यहाँ पे रिएक्ट नेटिव एक कंपोनेंट बना के दे रहा है, ये जो आपको यहाँ पे कोड दिख रहा है ना, ये बेसिकली यहाँ से दिख रहा है। जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है, तो आपके जो कंपोनेंट की फाइल का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। अभी हम आगे जाके कंपोनेंट्स वगैरह को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कंपोनेंट्स होते क्या हैं, क्यों बनाते हैं, क्या इसका पर्पस होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो कोड आ रहा है वो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट में आ रहा है और हम किस में करेंगे, जावास्क्रिप्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हैं या रिएक्ट जेएस पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबके लिए ये ट्यूटोरियल इजी रहे, और वैसे भी बिगिनर्स को हमेशा कहाँ पे काम करवाते हैं, जावास्क्रिप्ट पे ही काम करवाते हैं, ठीक है। हम कुछ प्रोजेक्ट्स टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी कवर कर लेंगे, बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस फाइल को यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, इसको रीनेम करूँगा, और रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे TSX की जगह लिख दूंगा JSX। JSX के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। JSX की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। पहले क्या होता था कि आप HTML के कोड को अलग लिखते थे, जावास्क्रिप्ट के कोड को अलग लिखते थे, बट रिएक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, JSX सिंटेक्स इंट्रोड्यूस करवाया कि आप जावास्क्रिप्ट और HTML के कोड को एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, अब ये यहाँ पे मुझे कुछ एरर्स देने शुरू कर देगा, बोलेगा भाई JSX की फाइल है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो, टाइपस्क्रिप्ट क्यों लिख रहे हो। तो मैं इस कोड को क्या करूंगा, पूरा यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मैं आपको पूरा कंप्लीट कोड खुद से करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा RNFE, ठीक है, RNFE लिखूंगा। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, देखो रिएक्ट नेटिव फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया गया है। अब ये जो मुझे ये रेड लाइंस दे रहा है, येलो लाइंस दे रहा है ना, ये बेसिकली दे रहा है वो प्रीटियर की वजह से और ESLint की वजह से। बोल रहे भाई यहाँ पे क्या लगा लो, सेमीकोलन लगा लो, यहाँ पे 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 सेमीकोलन लगा लो। अब ये यहाँ पे कुछ चीज़ों की बता रहे हैं कि भाई
प्रीटियर देख लो, ये सारी चीज़ें देख लो, तो मैं इसको क्या करूँगा भाई, बोलूँगा भाई मुझे तंग नहीं करो, डिसेबल कर दूंगा प्रीटियर को, ठीक है, कि भाई मुझे अभी प्रीटियर की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कोई वार्निंग वगैरह नहीं आ रही है। और अब अगर मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करा, वॉचमैन ने क्या नोट करा कि भाई यहाँ पे क्या हो चुकी है, चेंजेस हो चुकी है। वॉचमैन ने जाके बताया मेट्रो को, और मेट्रो ने फौरन से आपको क्या करा, यहाँ पे रिजल्ट शो करवा दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो फरजीन मोबाइल ऐप डेवलपर, ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपर, ठीक है। अब देखो मज़ा आ रहा है ना यार, देखो मज़ा आ रहा है। अब भाई लग रहा है कि नहीं यार, मैं तो अब मोबाइल ऐप डेवलपर बनने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखो फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका कंपोनेंट है। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ये व्यू क्या है, टेक्स्ट क्या है, ये आपके पास ये कंपोनेंट किस तरह से बनते हैं, क्या होता है, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है, सबके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेबल config.js की फाइल में। बेबल क्या होता है? बेबल आपके पास जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर होता है। क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर होता है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके जावास्क्रिप्ट के कोड का, अब आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ हो सकता है, ये जो आपके रिएक्ट का कोड है, ये सारी चीज़ें हर एनवायरनमेंट नहीं समझ सकता, ठीक है। तो ये बेबल क्या करता है, आपके ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कोड को किस में कन्वर्ट करता है, ओल्ड जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो इजीली हर एनवायरनमेंट में रन हो सके, ठीक है। तो बेबल क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। अगर आपने इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो वो आप यहाँ पे करोगे। एज अ बिगिनर ये फाइल भी आपके काम की अभी नहीं है, ठीक है। अभी आपने क्या काम करना है, कंपोनेंट्स वगैरह बनाने, कुछ इस तरह से काम करना है, ये चीज़ें आपके काम की हैं। अब हम आ जाते हैं जेम फाइल पे। ये फाइल भी आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। ये फाइल होती है बेसिकली रूबी के लिए। अगर आप यहाँ पे कोई रूबी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, कोई ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, इसके साथ साथ रूबी का अगर अपने प्रोजेक्ट में कहीं यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये फाइल आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ index.js, इसके बारे में अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि भाई ये index.js क्या है। index.js आपकी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास जो कंपोनेंट बना हुआ है किस नाम से, ऐप के नाम से। ये ऐप का कंपोनेंट यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट तो करवाया हुआ है, लेकिन इसको मैं रजिस्टर कहाँ पे करवा रहा हूँ, कहीं ये रजिस्टर हो रहा होगा ना, तभी तो ये यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है। तो मेरे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कहाँ पे रजिस्टर हो रहे होते हैं, इस index.js की फाइल में रजिस्टर हो रहे होते हैं। देख रहे हो, ये ऐप वाला कंपोनेंट यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐप वाला कंपोनेंट रजिस्टर हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ कंपोनेंट बनाया हुआ होगा, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे रजिस्टर नहीं करवाया होगा। ये आपकी एंट्री फाइल होती है। जब आपका रिएक्ट नेटिव का कोड रन होता है तो सबसे पहले जो फाइल एग्जीक्यूट होती है वो आपकी ये index.js की होती है, ठीक है। ये आपके जितने भी कंपोनेंट्स होती हैं उनको यहाँ पे क्या कर देती है, रजिस्टर कर देती है। देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर कंपोनेंट। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी ऐप के अंदर आपके कंपोनेंट को रजिस्टर किया जा रहा है, ठीक है। तो हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे उनको हम कहाँ पे रजिस्टर करवा देंगे, ऐप में रजिस्टर करवा देंगे। और ऐप इटसेल्फ कहाँ पे रजिस्टर हो रहा है, इंडेक्स में रजिस्टर हो रहा है। तो जो भी हमारा काम होगा वो हमें शो हो जाएगा। तो index.js क्या, आपकी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री फाइल होती है। jest.config.js, ये मैंने आपको अभी बताया कि jest बेसिकली क्या है, आपके पास एक टेस्टिंग लाइब्रेरी है जिसका आप यूज करते हो रिएक्ट एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एज अ बिगिनर ये आपके काम की नहीं है। index.js और ये app.jsx, ये दोनों फाइल्स बहुत आपके काम की हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ अब जरा आ जाते हैं metro.config, तो मैं आपको बता चुका हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पर आने वाले हैं, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन ट्रस्ट मी मुझसे भी 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक है। और इसका अगर आप बिल्कुल सही आंसर कर दो ना, तो सामने वाला यार इंप्रेस हो जाता है, उसको पता होता है कि नहीं यार इसको नॉलेज है इस बारे में। वो है ये दो फाइल्स, package.json और package-log.json। ये दोनों फाइल्स अगर आप देखो तो दिखने में आपको सिमिलर लगेंगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो भाई यहाँ पे भी क्या है, वही आपका रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, वर्जन लिखा हुआ है, जो पैकेजेस आपने यूज करे हुए उनका नाम और उनका वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है। सेम ऐसे ही package.json में आओ तो यहाँ पे भी वही चीज़ें, ठीक है। आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको उनका वर्जन वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें सेम ही चीज़ें लग रही हैं। डिफरेंस क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो मेरी package.json की फाइल है, इसमें मेरी टोटल कितनी लाइन्स हैं, 37 लाइन्स हैं। लेकिन अगर मैं package-log.json में आता हूँ और इसकी लाइन्स अगर मैं देखता हूँ तो ये अभी चलता जा रहा है। और ज़रा अगर मैं इसको यहाँ पे ज़रा साइड पे करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कितनी सारी लाइन्स हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे कितनी सारी लाइन्स हैं। अब भाई ये क्या बात हुई, ये इतनी ज़्यादा लाइन्स क्यों हैं इस फाइल में, ये तो ज़रा समझाओ। क्या डिफरेंस क्या है package.json और package-log.json में। देखो, आपकी एप्लीकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी एप्लीकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, आपकी एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, आपकी एप्लीकेशन की स्क्रिप्ट्स क्या है, कि भाई एंड्रॉयड में अगर रन करना है तो उसकी ये कमांड होगी, iOS में रन करना है तो उसकी ये कमांड होगी। आप चाहो तो आप इन कमांड्स को
चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मुझे रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड ये कमांड है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को रन करना है एंड्रॉइड में, तो उसकी कमांड क्या है, npm रन और एंड्रॉइड लिखना पड़ेगा। यहां पे जो लिखा हुआ होता है उसको आपने लिखना होता है npm रन के बाद, तो फिर आपकी ये वाली कमांड क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। मैं चाहूं तो मैं इनको चेंज भी कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे हम npm स्टार्ट की कमांड लिखते हैं ना, तो आपकी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर वो आपसे पूछता है मेट्रो कि आपने एंड्रॉइड में रन करना है या आईओएस में रन करना है, आप ए प्रेस करते हो तो वो एंड्रॉइड में रन कर देता है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट की जगह अपना नाम भी लिख दूंगा ना और इसको सेव करूंगा और फिर मैं रन करूंगा npm रन और फरजीन, तो भी क्या होगा, ये बिल्कुल सही काम करेगी। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम लिखना चाहो, कोई भी चीज लिखना चाहो लिख सकते हो। इसके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। अभी हम देख रहे थे भाई पैकेज डॉट जेसन के आपकी एप्लीकेशन की जो डिटेल्स हैं, आपकी एप्लीकेशन का नाम, वर्जन, आपकी एप्लीकेशन की स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी आपकी यहाँ पे कमांड्स हैं, क्या कमांड क्या काम करेगी, डिपेंडेंसीज जो पैकेजेस हैं उनका नाम और उनका करंट वर्जन वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई ये चीज़ तो समझ में आ गई कि पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, जो पैकेजेस जो स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके प्रोजेक्ट से नोड मॉड्यूल्स डिलीट हो जाता है या पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन की फाइल भी डिलीट हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ टर्मिनल में आना है और यहाँ पर अगर आपने कमांड लिखनी है npm i की, आपके पास पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन भी आ जाएगी और नोड मॉड्यूल्स भी वापस आ जाएगा। लेकिन अगर पैकेज डॉट जेसन की फाइल डिलीट हो गई या आप ऐसे समझ लो कि आपसे गुम हो गई, खो गई, कुछ भी हो गया, तो फिर आपका प्रोजेक्ट समझ लो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप अपने प्रोजेक्ट को फिर रन नहीं कर सकते। ये आपके प्रोजेक्ट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अब आप बोलोगे यार ठीक है, ये चीज़ तो अक्सर मैंने करी होगी कि भाई हम अगर किसी का भी कोड गिटहब से उठाते हैं तो उसमें नोड मॉड्यूल्स होते नहीं है। हम क्या करते हैं कि यहाँ टर्मिनल में आके npm i की कमांड रन करते हैं तो नोड मॉड्यूल्स आ जाते हैं। तो ये होता कैसे, तो नोड पैकेज मैनेजर क्या करता है, npm क्या करता है, पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आता हो, यहाँ पे देखते हैं कि भाई ठीक है, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। और पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन के अंदर भी उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। पैकेज डॉट जेसन की फाइल हमारे प्रोजेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इस फाइल के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती हैं, कौन सा वर्जन है, कौन से पैकेजेस हैं, कौन सा उनका वर्जन है, क्या आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन ये पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में क्या होता है, आपने जो पैकेजेस इंस्टॉल करें उनकी भी क्या होती है, कुछ सब डिपेंडेंसीज होती हैं, वो भी किसी चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती हैं, तो उनकी जो सब डिटेल्स होती हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में आपके पैकेजेस का मेटा डेटा होता है, यानी कि आपके पैकेजेस की भी जो सब डिटेल्स हैं, जो सब डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल आपको कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगी। जैसे नोड मॉड्यूल्स के अंदर जैसे ये पैकेज है तो इसकी भी जो सब डिटेल्स हैं कि भाई वर्जन क्या है, रिजॉल्व क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, डिपेंडेंसीज, इसकी भी जो देखो सब डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स पैकेज डॉट जेसन में होती है और आप जो पैकेजेस अपनी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो उनकी भी जो सब डिटेल्स होती हैं, सब डिपेंडेंसीज होती हैं, उनकी कंप्लीट डिटेल आपको कहां पे मिलेगी, पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन में मिलेगी। अगर पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन या नोड मॉड्यूल्स डिलीट भी हो जाते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, npm i की कमांड रन करनी है, ये दोनों चीजें वापस आ जाएंगी पैकेज डॉट जेसन की वजह से। लेकिन अगर ये डिलीट हो गई तो आपका प्रोजेक्ट टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया, वही वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैकेज डॉट जेसन भी आपने कंप्लीट कर लिया है। readme.md ये आपके पास रीडमी की फाइल होती है, जो आप अपना गिटहब पे कोड पुश करते हो तो एक रीडमी की फाइल बनती है, ठीक है, तो ये उसकी फाइल है। और tsconfig.json यानी कि टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप यहाँ पे कोई करना चाहो तो वो कर सकते हो। टाइपस्क्रिप्ट तो आप यूज़ ही नहीं कर रहे तो इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ समझा दिया आगे नहीं समझाऊंगा, जब जब हम किसी फोल्डर या फाइल में कोई भी काम करेंगे बिल्कुल अच्छे से दोबारा से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दोबारा से करवाया करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज़रा इस कोड की यार, कि अगर किसी को ये कोड नहीं समझ में आ रहा तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका भी चैंपियन बना दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बस इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताओ कि आपको यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का चैंपियन बनाया जा रहा है, तो भाई भाग कर आ जाओ और जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।